दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सब स्टाफ टू क्लब प्रमोशन बैंकर्स में। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज MCQ प्रैक्टिस सेट नहीं आ पाया था, तो उसके लिए सबसे पहले आपसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि आज थोड़ा मंडे भी था और समय नहीं लग पाया था। और आप लोग आजकल थोड़ा पढ़ाई का स्तर आप लोगों ने डाउन कर दिया है। आप पढ़ भी नहीं रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं। जितने बच्चे पढ़ रहे हैं आप लगे रहिए जब तक पेपर नहीं हो जाता। फरवरी में 21 तारीख को पेपर है एक बैंक का, तो उसमें पता लग जाएगा कि आपके कितना आपके समझ में आया और पेपर आपका कैसा गया। हल्के में ना लें और जरूर जरूर पढ़ाई करते रहें। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि पढ़ाई करते रहें। टेलीग्राम का लिंक आपको दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और वहाँ भी क्वेश्चन PDF आपको वहीं मिल जाएगी टेलीग्राम के लिंक पे। इतनी फैसिलिटी देने के बाद अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। और कई तो मैसेज भी भेजते हैं, सर ऐसे करो वैसे करो, जो भी है। कोई कुछ गलत कमेंट भी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वो अगर जाना चाहें तो यहाँ से जा भी सकते हैं। कोई ऐसा जहाँ उनको अच्छा लगे वो वहाँ जा सकते हैं। एक तो पढ़ भी रहे हैं और गलत कमेंट भी कर रहे हैं। अरे गलती मिस्टेक हो जाती है भाई। इतने क्वेश्चन बनाना एक दिन में इतना आसान, इतना एक्सप्लेन करना हो जाता है। तो अब मैं ज़्यादा लेक्चर न देते हुए शुरू करता हूँ आज का सेशन। आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि जो गोल्ड लोन है वो किस प्रकार का लोन है। आपको मैंने पहले बता रखा, एक होता है मॉर्गेज, एक होता है हाइपोथेकेशन, एक होता है प्लेज, और ये इनमें से सब मतलब ये होते हैं लोन के प्रकार। तो इसमें से जो गोल्ड लोन है वो किस प्रकार का लोन है। अगर मैं आपको मॉर्गेज की बात करूं, पहला ऑप्शन है, इसका मतलब होता है गिरवी रखना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, गिरवी रखना। तो अगर आपने गोल्ड लोन लोगे तो गोल्ड को आप गिरवी रखोगे, तो इसका आंसर तो हो गया मॉर्गेज। अब बचते हैं हाइपोथेकेशन और प्लेज। अब आपने मेरे को ये बताना है इन दोनों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो घर, हाउस, लैंड के लिए यूज किया जाता है। पहला ही क्वेश्चन है, बाकी मैंने मॉर्गेज आपको बता दिया है। इन दोनों में से आपने मेरे को बताना है कि सर घर और जमीन के लिए हाइपोथेकेशन या प्लेज किसको यूज किया जाता है। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। CKYC इज हाउ मेनी डिजिट नंबर लिंक्ड विद द कस्टमर ID प्रूफ। कि CKYC ग्राहक ID प्रूफ के साथ कितने अंकों का नंबर होता है। सबसे पहले तो CKYC होती है, KYC का तो आपको पता है, नो योर कस्टमर। C का मतलब होता है सेंट्रल नो योर कस्टमर, ठीक है। तो इसमें कितने डिजिट का नंबर जुड़ा होता है। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा है 14, तीसरा है 16 और चौथा है 20। तो इसमें जो नंबर होते हैं वो होते हैं मात्र 14। 14 नंबर CKYC ग्राहक ID प्रूफ के साथ जो अंक होते हैं वो होते हैं 14, ठीक है। अगर मैं CKYC की बात करता हूं तो CKYC मैंने आपको बताया सेंटर नो योर कस्टमर। इसमें जो अंक होते हैं वो 14 अंक होते हैं और यूनिक नंबर होता है। यह नंबर आपकी पहचान से जुड़ा होता है। जो भी कस्टमर होता है उसकी पहचान से यह नंबर जुड़ा होता है। CKYC की मदद से आपको किसी भी वित्तीय लेन देन के लिए भौतिक दस्तावेज जमा कराने की जरूरत नहीं होती। अगर आपने CKYC करवा रखी है तो आपको कोई भी फोटोस्टेट या ओरिजिनल कॉपी जमा कराने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट, CKYC की मदद से आपको किसी नई वित्तीय कंपनी के साथ नया वित्तीय संबंध शुरू करते समय KYC दस्तावेज जमा कराने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपने CKYC करवा रखी है तो आप किसी के साथ भी अपना लेन देन कर सकते हैं
ये है सी केवाईसी सेंटर केवाईसी नो योर कस्टमर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which type of entity required to upload data on CKYC? कि जो CKYC है उसमें डेटा को अपलोड करने के लिए किस प्रकार की इकाई की आवश्यकता होती है। CKYC को अपलोड करने के लिए सबसे पहला ऑप्शन है इंडिविजुअल की जरूरत होगी, लीगल एंटिटी की यानी कानूनी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई। तो अगर आपने CKYC डेटा को अपलोड करना है तो उसके लिए आपको इंडिविजुअल को भी आना पड़ेगा और लीगल एंटिटी की जरूरत पड़ेगी, जिसका आंसर हो जाएगा बोथ ए और बी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच इज नॉट अ फीचर ऑफ VCIP प्रोसेस। जो VCIP प्रोसेस है इसमें किसकी ये विशेषता नहीं है। इसमें कौन सा है जो इसकी VCIP की विशेषता नहीं है। ठीक है, नहीं पूछ रखा है। पहला ऑप्शन है जियो टैगिंग, दूसरा है लाइव फोटो, चौथा है डेट एंड स्टैम्प और पांचवा है इनमें से चौथा है इनमें से कोई। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि जो ये VCIP है इसकी फुल फॉर्म होती है VCIP, इसकी फुल फॉर्म होती है वीडियो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। वीडियो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस यहाँ बता देता हूँ, वीडियो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन और प्रोसीजर VCIP। तो इसमें अगर आपने इसमें जो विशेषता नहीं है वो कौन सी नहीं है, पहला ऑप्शन है इनका इसका जियो टैगिंग, इसकी जरूरत है। जियो टैगिंग की जरूरत है, लाइव फोटो की जरूरत है क्योंकि वीडियो की जरूरत है तो लाइव फोटो की जरूरत है, डेट और स्टैम्प की भी इसमें जरूरत पड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। इसमें से इन सब की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यहाँ नहीं पूछा था लेकिन इनकी जरूरत तो पड़ती है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है भाई, चलते हैं अगला। अगर मैं VCIP की बात करता हूँ तो इसको बोलते हैं वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया। जो मैंने आपको बताया वीडियो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है जो व्यक्तियों को शाखा में जाए बिना ऑनलाइन बचत खाता खोलने की अनुमति देता है। अगर आपने VCIP करवा रखा है, वीडियो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, तो आपको बैंक जाने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which type of loan can be sanctioned to OTP based open account? कि इनमें से जो ऑप्शन है इनमें से कैसा अकाउंट है जो ऋण OTP आधारित खोले गए खातों पर किस प्रकार का ऋण स्वीकृत किया जा सकता है। जो OTP आधारित जो वो है खाते हैं उस पर किस प्रकार का ऋण स्वीकृत किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है कैश क्रेडिट, दूसरा ऑप्शन है ओवरड्राफ्ट, तीसरा है टर्म लोन और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर लोन की बात आती है कौन सा ऋण, यहाँ पर अगर ऋण की बात है तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 टर्म लोन। OTP आधारित खातों पर इस प्रकार के ऋण की स्वीकृति दी जाती है टर्म लोन के। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु आर इशूअर्स ऑफ PPI? PPI है जो उसको कौन जारी करता है, PPI को कौन जारी करता है। अगर मैं PPI की फुल फॉर्म की बात करूं आपको, इस PPI की फुल फॉर्म क्या होगी, तो इसकी फुल फॉर्म होगी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, PPIS, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इस PPI की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, PPI। तो इस PPI को कौन जारी करता है, बैंक या नॉन बैंक्स या बोथ या
नन ऑफ दीज। तो इस पीपीआई को दोनों जारी करते हैं, बैंक और नॉन बैंक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी या थर्ड, बैंक और नॉन बैंक पीपीआई को जारी करते हैं, पीपीआई, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। थोड़ा देख लेते हैं इसको क्या। अगर मैं पीपीआई के मतलब की बात करूं तो इसका मतलब है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, बता दिया है। यह इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का एक रूप है जो उपयोगकर्ताओं को अग्रिम धन जमा करने की अनुमति देता है। इससे आप रुपए भी डिपॉजिट कर सकते हैं। पीपीआई भौतिक कार्ड जैसे प्रीपेड डेबिट कार्ड या डिजिटल वॉलेट भी हो सकते हैं, है ना। वो प्रीपेड डेबिट कार्ड भी हो सकते हैं। उपयोगकर्ता जो उपयोग कर रहा है वो पीपीआई पर पैसे लोड करते हैं जिसका उपयोग लेन देन के लिए किया जाता है। तो ये है पीपीआई, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। बैंक और नॉन बैंक भी करते होंगे ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच टाइप ऑफ पीपीआई वॉलेट कैन बी यूज्ड एनीवेयर एंड एनी टाइम मर्चेंट लोकेशन की, किस प्रकार का जो पीपीआई वॉलेट है उसका उपयोग किसी भी स्थान और किसी भी कोई भी व्यापारी कर सकता है। पहला ऑप्शन है ओपन, दूसरा सेमी क्लोज, तीसरा है क्लोज और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर ओपन है तो ओपन सबके लिए लागू रहता है, तो आंसर हो जाएगा इसका ओपन। अगर पीपीआई वॉलेट यूज कोई भी कर सकता है किसी भी स्थान पर किसी भी लोकेशन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है RIDF इज मेंटेनिंग बाय, जो RIDF है उसका रखरखाव किसके द्वारा किया गया है और किसके द्वारा किया जाता है। पहला ऑप्शन है RBI, दूसरा है नाबार्ड, तीसरा है सिडबी और चौथा है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता नाबार्ड। अगर मैं आपको RIDF की बात करता हूं, अगर मैं RIDF की बात करता हूं तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए है, तो वो काम कौन करता है, नाबार्ड। इसलिए इसका रखरखाव भी RIDF के द्वारा किया जाता है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। थोड़ा इसको देखेंगे अभी। अगर मैं RIDF की बात कर दूं तो मैंने आपको बता दिया रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। अब इसकी स्थापना होती 1995-96 में भारत सरकार ने चल रही बुनियादी ढांचा परियोजना के वित्त पोषण के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचा कोष की स्थापना की थी। इस RIDF की जो स्थापना होती है वो हो जाती है आपकी 95-96 में। होती किस लिए है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए। RIDF के तहत जारी की गई धनराशि का रखरखाव राष्ट्रीय कृषि, जिसको बोलते हैं नाबार्ड, इसके द्वारा किया जाता है। धनराशि का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकारों और राज्य के स्वामित्व वाले निगमों को ऋण प्रदान करना ताकि वे मतलब कुल मिला के ग्रामीण का विकास कर सकें, इसलिए RIDF को बनाया गया था। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उनका डेवलपमेंट उनका विकास करने के लिए RIDF की स्थापना 95-96 में की गई थी नाबार्ड के द्वारा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी हु अमंग द फॉलोइंग प्लेज की रोल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम, कि निम्नलिखित में से कौन SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम में सबसे ज्यादा भूमिका निभाता है। मैंने आपको बताया SHG है, कहाँ काम करता है, ग्रामीण क्षेत्र में। पहला ऑप्शन है SBI, दूसरा है RBI, तीसरा है नाबार्ड, चौथा है RRB। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, नाबार्ड। थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ कि जो SHG का जो लिंकेज प्रोग्राम है वो क्या है और क्यों है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखते हुए
राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, जो नाबार्ड है, इसने क्या किया, 2004 में स्वयं सेवा समूह गठन पर बैंक लिंकेज परियोजना शुरू की थी इसने। कब? 2004 में इसने बैंक लिंकेज परियोजना शुरू की थी और यह परियोजना गरीब लोगों के लिए से ऊपर परिवारों को लक्षित थी। ठीक है, तो ये जो बैंक लिंकेज है ये नाबार्ड के द्वारा ही उसकी भूमिका निभाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स आर पार्ट ऑफ एसएचजी लिंकेज प्रोग्राम, कि इनमें से कौन सा बैंक एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप का कार्यक्रम का समर्थक है? पहला है आरआरबी, जो रूरल बैंक होते हैं वो। दूसरा है कोऑपरेटिव बैंक होते हैं जो। तीसरा कॉमर्शियल बैंक होते हैं और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। इन सब में जो एसएचजी लिंकेज कार्यक्रम है वो सपोर्ट करते हैं किसको? एसएचजी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आपको एसएचजी ग्रुप से पूरे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इन एसएचजी मोस्ट ऑफ द डिसीजंस रिगार्डिंग सेविंग एंड लोन एक्टिविटीज आर टेकन बाय, कि जो एसएचजी में जो महिलाएं होती है, जो अगर उन्होंने कुछ लोन लेना है, अगर उन्हें कोई निर्णय लेना है तो किसके द्वारा लिया जाता है? एसएचजी के ग्रुप में मेंबर हैं वो किसके द्वारा उनका डिसीजन लिया जाता है? पहला ऑप्शन है बैंक, दूसरा है ग्रुप मेंबर, तीसरा है एनीवन और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो भी ग्रुप मेंबर होगा वही डिसीजन लेगा, बाकी उसके अलावा कोई भी आदमी डिसीजन नहीं लेता उसमें, क्योंकि ग्रुप इसीलिए बना होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द जेनेसिस ऑफ एसएचजी इन इंडिया केम फ्रॉम, भारत में एसएचजी की उत्पत्ति कहां से हुई? सेल्फ हेल्प ग्रुप की उत्पत्ति कहां से हुई? पहला ऑप्शन है सेवा, दूसरा है SGSY और तीसरा है NRLM और चौथा है इनमें से कोई नहीं। पहले आपको फुल फॉर्म बता देता हूं। अगर मैं बात करूं फुल फॉर्म सेवा की, SWAA, पहला सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, इस सेवा की फुल फॉर्म है, जो कि इसका करेक्ट आंसर है कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो सेवा से हुई। पहले सेवा हुआ करता था सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। दूसरा आता है SGSY, इसका है स्वर्ण जयंती ग्राम सड़क योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम सड़क योजना इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, तो आपको मैंने तीनों फुल फॉर्म बता दी है। इसके आगे दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल DAY, इसके आगे DAY लगता है NRLM के आगे, दीनदयाल अंत्योदय योजना। ठीक है, आंसर मैं आपको बता चुका हूं, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको इसके बारे में। अगर मैं सेवा की बात करूं तो भारत में स्वयं सेवा समूह एसएचजी की शुरुआत 1970 में हुई थी। ठीक है, 1970 में शुरुआत हो गई और इसमें महिला संघ सेवा का गठन के साथ हुई थी। इसकी शुरुआत सेवा से हुई थी, इसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन से हुई थी। इसके बाद 1992 में राष्ट्रीय कृषि और नाबार्ड ने 92 में इसकी स्थापना की थी। किसी समूह बैंक लिंकेज एसएचजी परियोजना शुरू की। इस परियोजना ने स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन जो सेवा है इसकी शुरुआत हुई थी सबसे पहले 1970 में, यही था इस जो एसएचजी ग्रुप है इसके बनते। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट। NRLM रिप्लेस्ड विच स्कीम, कि जो NRLM है उसने किस स्कीम को रिप्लेस किया था NRLM ने। अगर मैंने NRLM की बात बताई आपको, तो जो NRLM है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसके आगे लगता है DAY, दीनदयाल अंत्योदय योजना। तो इस NRLM ने किस योजना के स्थान लिया? पहला ऑप्शन है सेवा, जो कि आपको मैं बता चुका हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। दूसरा है SHSGSY, स्वर्ण जयंती ग्राम सड़क योजना। तीसरा है SSSY और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को रहने देना थोड़ा, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन है वो थोड़ा कुछ समस्या हो रही है इसमें, क्योंकि एक्चुअली मैं चेक नहीं कर पाया था ढंग से। तो इसको मैं आपको बाद में किसी दिन कम्युनिटी बॉक्स में क्वेश्चन डाल के आपको इसको बता दूंगा मैं ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट विल बी द नॉर्मल फंडिंग पैटर्न इन NRLM बाई सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा NRLM में सामान्य फंडिंग पैटर्न क्या है। कि अगर केंद्र और राज्य सरकार को NRLM में फंडिंग देनी है तो मतलब किस प्रकार देनी है, केंद्र में ज़्यादा देनी है या स्टेट में ज़्यादा देनी है, या स्टेट में कम देनी है और केंद्र में ज़्यादा देनी है। तो इसका आंसर आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है। आपको मैंने बताया है इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे भी इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ बताई हुई है। तो इसका आंसर आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। अगर आपको पता है, अगर आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं और फिर इसका आंसर मेरे को ज़रूर बताएं, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके। और फिर मैं नहीं तो मैं बता ही दूंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट है नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज नाबार्ड सेटअप? नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1969, दूसरा है 1982, तीसरा है 1991 और चौथा है 1975। तो जो नाबार्ड की स्थापना होती है वो होती है 1982 को। ठीक है, अब क्यों होती है नाबार्ड की स्थापना? थोड़ा आप, मैंने वैसे नाबार्ड आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा जानकारी दे देता हूँ। नाबार्ड है जो वो भारत का एक शीर्ष विकास बैंक है, डेवलप बैंक है, जिसकी स्थापना 1982 में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से साधारणीय समानता आधारित कृषि और ग्रामीण विकास के संवर्धन के लिए की जाती है 1982 में। इसकी स्थापना होती है नाबार्ड की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ SHG? जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसका पहला प्राथमिक काम क्या है, किस लिए बनाया गया उसको? पहला है टू इम्प्रूव माइक्रो फाइनेंस, दूसरा है टू इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, तीसरा है टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी एसेट्स और चौथा है टू प्रोवाइड एजुकेशन नीड्स। तो जो SHG को बनाया गया था, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, वो इसलिए बनाया गया था कि जो हमारे माइक्रो फाइनेंस हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप को बनाया गया था। किसी की हेल्प करने के लिए इस ग्रुप को बनाया गया था, किसी को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप को बनाया गया था। ठीक है भाई, चलें आगे। रजिस्ट्रेशन ऑफ SHG अंडर, के जो SHG का जो पंजीकरण है वो जरूरी है या नहीं? एक्चुअली अगर आपने SHG पहले, अगर आपने अकाउंट खुलवा दिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप में अगर आपने अकाउंट खुलवा दिया है और आपने परमिशन ले ली, तो आपने अगर महिलाएं जोड़नी है तो आपको महिलाएं किसी CSC सेंटर में भी जुड़ सकती है ना। तो वही क्वेश्चन है कि इसके लिए क्या पंजीकरण मैंडेटरी है?
पहला है सोसाइटी एक्ट, पहला मेरे को यही लगा। दूसरा स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट, तीसरा कंपनी एक्ट और चौथा है कोई मैंडेटरी नहीं है। तो इसका आंसर है नॉट मैंडेटरी, है ना। मैंने पहले आपको बता दिया है कि अगर आपने एसएचजी समूह खोलना है तो आपको पहले वहां जाना पड़ता है, कहाँ, परमिशन लेने के लिए। फिर जब महिलाएं जुड़ती है तो वो किसी भी सीएससी सेंटर में अपना नाम दर्ज कर लेती है। तो पंजीकरण कोई इसमें वो नहीं है, क्या मैंडेटरी नहीं। लेकिन जब महिलाएं जाती है उनके पास, जो वहां पे कलेक्टर के पास, जहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना है, फिर बैंक को अपना लेटर देते हैं, तब उनका अकाउंट ओपन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। विच इज नॉट एसएचजी पंचसूत्र। एसएचजी के 5 सूत्र हैं, इनमें से वो कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन है रेगुलर मीटिंग, दूसरा है रेगुलर सेविंग, तीसरा है इंटरनल लेंडिंग, चौथा है बुक कीपिंग। तो जो एसएचजी के 5 सूत्र हैं उनमें रेगुलर रेट मीटिंग भी है, रेगुलर सेविंग भी है, बुक कीपिंग भी है, लेकिन इंटरनल लेंडिंग इसमें नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। थोड़ा इसके 5 सूत्र देख लेते हैं जो कि एसएचजी के होते हैं, चेक कर लेते हैं कौन कौन से होते हैं। स्वयं सहायता समूह एसएचजी के 5 सूत्र हैं। पहला है नियमित बचत, नियमित बैठक, नियमित खाता, पुस्त पालन और लेखकरण, नियमित पुनर्भुगतान, स्वयं सहायता समूह के नियमों और शर्तों का पालन करना। ये इसके 5 सूत्र हैं जो एसएचजी समूह के होते हैं। ठीक है, तो ये था आज का आपका सेशन। आपको शायद अच्छा लगा होगा या आपको मजा नहीं आया होगा, इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि आजकल आप थोड़ा, आपको मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं वीडियो क्लास देख के पता कर लेता हूँ कि आजकल जितने भी स्टाफ हैं, आप तो खैर मैच्योर हो, आप तो पढ़े लिखे हो, तो आपको ज़्यादा कह नहीं सकते। अगर आप बच्चे होते तो कहते भी, लेकिन आपको क्या कहें, आप तो हमारे से पढ़े होंगे शायद, या हमारे साथ का जो भी होगा। तो मैं आप उन लोगों से बाकी कुछ नहीं कहूँगा, एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। अकाउंट ओपनिंग, ये वो जो भी है, जितना भी है, आप सब करते रहिए। बाकी कंटेंट लाने का काम मेरा है, चाहे मैं कैसे भी, स्वास्थ्य खराब तो है, लेकिन जितना भी हो सके मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और बाकी जो हर जगह जुड़े हैं उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन थोड़ा गलत कमेंट का इस्तेमाल कम कीजिएगा, मेरी आपसे यही एक गुजारिश है। टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, 2, 4, 5, 7, 20, 20 में। ठीक है, अगर उनको अच्छा लग रहा हो तो टेलीग्राम पे जरूर कमेंट करें, सर ये वाले क्वेश्चन डालो, ये वाले क्वेश्चन डालो, उनके लिए जो टेलीग्राम पे मेरे साथ जुड़े हुए। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आज का जो क्लास है, सेशन है, यहीं पे समाप्त करता हूँ। क्लास आपको 10, साढ़े 10 बजे जरूर आपको मिल जाएगी, जब आप अपने बैंक में पहुंच रहे होंगे और अपना काम कर रहे होंगे। तो फिर मिलते हैं एक और नई कक्षा के साथ, एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।